एटमी विस्फोट के 5 प्रमाण मिल चुके हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप तक भय का माहौल है। व्हाइट हाउस ने पहली बार खुद ये घोषणा की है कि पुतिन की टैक्टिकल न्यूक्लियर धमकी कोई दिखावा नहीं है, बल्कि कभी भी विध्वंसक वास्तविकता बन सकती है। बाइडेन का यह बयान आने के बाद यूरोप में सैन्य हलचल बहुत तेज हो गई है। यूरोप के 20 देशों ने आपात बैठक बुलाई है। पुतिन के एटमी हमले को रोकने के उपायों पर मंथन किया जा रहा है। एटमी हमला कब होगा, कैसे होगा, ये तय हो चुका है। अमेरिका यूरोप पर मंडराते सबसे बड़े संकट पर देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 2 सुपर पावर, 2 प्रेसिडेंट और विश्व विनाश के 2 स्टेटमेंट। अमेरिका और रूस ने एक ही दिन एक ही साथ 2 ऐसे बयान दिए हैं जिससे परमाणु विनाश की आशंकाएं प्रबल हो गई हैं। व्हाइट हाउस और अमेरिकी खुफिया एजेंसी अब तक पुतिन की न्यूक्लियर अटैक की धमकी को उनकी दबाव बनाने की रणनीति मानते रहे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार यह माना है कि रूस की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर धमकी वास्तविक है। 3 दिन के भीतर अमेरिका ने टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले पर अपना स्टैंड एकदम बदल लिया है। ये 2 बयान हैं जो अमेरिका से जारी हुए। एक 16 जून को दिया गया और दूसरा 19 जून को। 16 जून को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ऐसे संकेत नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन तीसरे ही दिन यानी 19 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की पुतिन की धमकी वास्तविक है। 3 दिन के भीतर अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष को अपने ही विदेश मंत्री के बयान का खंडन करना पड़ा है, तो स्थिति गंभीर है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में मददगार अमेरिका भी मान रहा है कि युद्ध विश्व विनाश की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों से एक साथ ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि पुतिन के न्यूक्लियर बॉम्बर, आईसीबीएम और टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। खतरा सिर्फ एक तरफा नहीं बल्कि यूक्रेन के मोर्चे पर भी एटमी विस्फोट की तैयारी हो रही है और पूरे यूरोप में अटैक के साथ साथ डिफेंस हलचल बढ़ गई है, क्योंकि बाइडेन ने पहली बार पुतिन के न्यूक्लियर अटैक की धमकी को सही माना है। रूसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ेलेंस्की ने डर्टी बम बना लिया है। स्वीडन ने रूसी न्यूक्लियर हमले से बचने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन ने अपनी एटमी सबमरीन को हाई अलर्ट पर रखा है। रूस या यूक्रेन कभी भी एटमी हमले की शुरुआत कर सकते हैं। एटमी विस्फोट की आशंका बढ़ाने वाली सबसे विध्वंसक खबर व्हाइट हाउस से आई है। दरअसल रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बेलारूस की जमीन पर तैनात हो चुके हैं। बेलारूस के फाइटर जेट पहले ही टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले के लिए अपग्रेड कर दिए गए हैं। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की आशंका बढ़ गई है। बाइडेन के बयान का मतलब यही माना जा रहा है कि रूस के इशारे पर बेलारूस कभी भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अमेरिका ने पुतिन के इरादों पर विध्वंस की आशंका जताई है, तो रूस की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम का विस्फोट कर सकता है। रूस की खुफिया एजेंसी ने किस आधार पर विस्फोटक दावा किया है, ये समझिए। रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बना चुका है। रेडियो एक्टिव मटेरियल वाला एक हथियार तैयार हो चुका है।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रिवने न्यूक्लियर पावर प्लांट के न्यूक्लियर फ्यूल को रिप्रोसेस कर लिया गया है। नियमों के मुताबिक इस रेडियो एक्टिव कचरे को दफनाया जाना था, लेकिन यूक्रेन सरकार ने रिवने प्लांट का रेडियो एक्टिव कचरा चेर्नोबिल भेज दिया। चेर्नोबिल में रेडियो एक्टिव कचरे वाला एक बॉम्ब तैयार किया गया है। यूक्रेन ईस्टर्न यूरोप की फ्रंट लाइन पर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, यह बड़ा आरोप है। रूस की खुफिया एजेंसी ने इस रिपोर्ट के साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपील की है कि इस मामले की जांच गंभीरता से की जाए। अमेरिका और रूस की तरफ से दो फ्रंट पर एटमी खतरे की वार्निंग जारी कर दी गई है। एटमी हमला कोई भी देश शुरू करे, इतना तय है कि इसके बाद चेन रिएक्शन रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए यूरोप में अटैक और डिफेंस दोनों मोर्चों पर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। यूरोप में किस मोर्चे पर क्या हो रहा है, ये समझिए। स्वीडन में संसदीय रक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में सीरियस टाइम्स नाम की एक रिपोर्ट पेश की गई। इस बैठक में कहा गया कि रूस के एटमी हमले की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में डिफेंस सिस्टम बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। ब्रिटेन ने अटैक और डिफेंस के मोर्चे पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है। ब्रिटेन ने एटमी हमला करने में सक्षम अपनी सबमरीन नॉर्थ सी में तैनात कर दी है। स्वीडन और ब्रिटेन को डर है कि पुतिन का युद्ध अब यूक्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि रूस पूरे यूरोप के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। व्हाइट हाउस से जारी बाइडेन के अलर्ट के बाद यूरोप के नेटो और गैर नेटो देश हाई अलर्ट पर हैं। हवा से लेकर समंदर तक युद्ध की तैयारी तेज कर दी गई है। बाइडेन का बयान जारी होने के बाद 20 यूरोपीय देशों के रक्षा मंत्रियों की आपात बैठक भी बुलाई गई। इस बैठक में चर्चा की गई कि रूस का न्यूक्लियर हमला रोकने के लिए एयर स्पेस को कैसे सुरक्षित बनाया जाए। इस वक्त पूरे यूरोप में रूस के न्यूक्लियर हमले का डर है। क्योंकि बेलारूस ने अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया तो यूक्रेन पोलैंड के साथ साथ एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया में भी प्रचंड तबाही मच सकती है। अगर पुतिन आईसीबीएम से हमला करते हैं तो ब्रिटेन, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी तक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पुतिन मिसाइलों को अचूक माना जाता है और उन्हें रोकना भी मुश्किल है। इसीलिए पूरा यूरोप मंथन कर रहा है कि कैसे इस संकट से उबरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री की अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी। क्रीमिया पर नेटो वेपन से हमला तो सीधा टकराव होगा। ब्रिटेन और यूएस से होगा रूस का सीधा युद्ध, ये कहा शोइगु ने। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले कर रहा है यूक्रेन। रूस यूक्रेन जंग अब पहले से ज्यादा विकराल हो चुकी है। बारूदी कोहराम हो या खूनी संघर्ष, दोनों इस वक्त चरम पर हैं। कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। दरअसल बीते 24 घंटों में रूस की तरफ से इतना विध्वंसक हमला हुआ है जिसके चलते यूक्रेन के कोने कोने में बारूदी भूचाल आ गया है। यूक्रेन का कोना कोना थर्रा रहा है क्योंकि रूसी डिफेंस ने इस बार यूक्रेन पर चौतरफा वॉर स्ट्रैटेजी से प्रहार किया है। हैरानी इस बात की है कि यूक्रेन अभी शांत है। यूक्रेनी सेना की तरफ से रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी नहीं हुई है, मगर यकीन मानिए यूक्रेन का प्रतिशोध अभी बाकी है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। बीते 24 घंटों में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों और प्रांतों में ऐसा बारूदी भूचाल आया जिसे देख हर कोई सन्न है।
कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की गई, तो कहीं MLRS और किलर मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन की सरजमीं दहल उठी। कीव से लवीव तक, ज़ेपोरिजिया से खार्किव तक, ओडेसा से माइकोलेव तक, लुहांस्क से डोनेस्क तक, सूमी से खार्किव तक, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो, बारूदी कोहराम ना मचाया गया हो। चंद घंटों के भीतर ही यूक्रेन के कई इलाके बारूदी धुएं और गुबार से सन गए। रिहायशी इलाकों में इमारतें जमींदोज हो गईं। यूक्रेनी फौज के टैंक, तोपें और हथियार नेस्तनाबूद हो गए। और रूसी एयर स्ट्राइक से अपनी जान बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिक छटपटाते हुए इधर उधर भागने लगे। हैरानी इस बात की है कि कहां यूक्रेनी डिफेंस काउंटर ऑफेंस के दम पर रूसी ब्रिगेड को पस्त करने वाला था, कहां वेस्ट से मिले हथियारों के प्रहार से रूस जैसे महाबली को घुटने पर लाने वाला था। सच तो यह है कि यूक्रेन जंग का सबसे भीषण और भयावह दौर तो अब शुरू हुआ है, जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन को भुगतना पड़ा। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीते 24 घंटों में रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन पर चौतरफा वॉर स्ट्रैटेजी से प्रहार किया। रूस के हमलों में यूक्रेन के कई हथियार डिपो तबाह हो गए। रूस ने यूक्रेन की कई वेपन्स फैक्ट्री को भी तहस नहस किया। वहीं यूक्रेन के ऑयल डिपो भी रूस हमले में खाक किए गए। असल में रूसी डिफेंस की तरफ से पहली बार यूक्रेन पर चारों तरफ से प्रहार हुआ। जहां रूस ने यूक्रेन के ईस्ट फ्रंट पर डोनेस्क, लुहांस्क को टारगेट किया, तो वहीं सदर्न रीजन में खेरसोन, ओडेसा और ज़ेपोरिजिया पर बारूदी प्रहार किया। यूक्रेन के नॉर्थ इलाके में राजधानी कीव और सूमी को दहलाया, तो वहीं यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में मौजूद लवीव रूस हमले का शिकार बना। कहीं न कहीं यूक्रेन भी ये मान चुका है कि इस बार पुतिन ने यूक्रेन को तबाह करने की, यूक्रेन की सरजमी को बारूदी कोहराम से थर्राने की, यूक्रेनी सैनिकों को मौत के घाट उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी। और अगर इसी अंदाज में रूस की तरफ से विध्वंसक प्रहार जारी रहा, इसी तरह से यूक्रेन का जर्रा जर्रा बम गोला बारूद से धधकता रहा, तो यकीन मानिए यूक्रेनी सेना को, ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड को पुतिन वापसी का मौका नहीं देंगे। यानी यूक्रेन के लिए रूस जैसी ताकतवर फौज उसके डेडली हथियार से पार पाना बेहद चुनौती भरा है। लेकिन एक बात यह भी तय है कि भले ही मौजूदा वक्त में यूक्रेन की पकड़ जंग में ढीली पड़ी हो, लेकिन अब भी ज़ेलेंस्की का बदला बाकी है। अब भी यूक्रेनी सेना का प्रतिशोध बाकी है। अब भी जंग का असली क्लाइमैक्स बाकी है।
यकीन ना हो तो वॉर जोन से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। इस वीडियो को यूक्रेनी डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है, जो कि यूक्रेन के सदर्न फ्रंट का है। इस वीडियो में यूक्रेन आर्म्ड फोर्स की 73वीं मेरीटाइम स्पेशल ऑपरेशन टीम हथियारों और कैमरे से लैस होकर एक ट्रेंच यानी बंकर में दाखिल होती है। ये ट्रेंच रूसी सेना का है, लिहाजा जो भी यूक्रेन की मेरीटाइम स्पेशल ऑपरेशन टीम के सामने आता है उसे गोलियों से भून दिया जाता है। यूक्रेनी फोर्स के स्पेशल कमांडो चंद मिनटों में ही रूसी सेना के बंकर में लाशों का ढेर लगा देते हैं। ताबड़तोड़ गोलीबारी और ग्रेनेड हमले के जरिए 10 से ज्यादा रशियन सैनिकों को मार देते हैं। आर पार की जंग का ये वीडियो इस बात का सबूत है कि यूक्रेन भी हार नहीं मानने वाला। भले ही रूस बेहिसाब बारूद बरसा रहा हो, लेकिन रूसी फौज के खिलाफ यूक्रेन भी विध्वंसक अंदाज में वापसी करेगा और ये वार्निंग खुद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने दी। आखिर क्या, ये भी देख लीजिए। फिलहाल हम शांत हैं, लेकिन ये शांति आने वाली महातबाही का संकेत है, क्योंकि हम काउंटर ऑफेंस से भी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अभी रूस के खिलाफ जंग में हमने ब्रेक लगाया है, ताकि पूरी ताकत के साथ हम रूस पर बेहद विस्फोटक प्रहार कर सकें। मतलब ये कि रूस यूक्रेन वॉर का सबसे प्रचंड दौर तो अब शुरू होगा, क्योंकि भले ही रूसी हमले से यूक्रेन तहस नहस हो चुका हो, लेकिन जल्द ही ज़ेलेंस्की रूसी खेमे में खलबली मचाने के लिए आमादा है। रूस के खिलाफ सबसे बड़े पलटवार के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के खिलाफ जितनी भी प्लानिंग हुई, यूक्रेन को जीत दिलाने के लिए जितनी ताकत लगाई गई, अमेरिका के लीडरशिप में नेटो ने अब तक इस युद्ध में जो किया उसका नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। यूक्रेन रूस को छोटे मोटे जख्म देने से ज्यादा कुछ नहीं कर सका। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक इस युद्ध को खींचा जाए, क्योंकि ज्यादातर यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। किसी भी देश ने हथियारों का बहुत बड़ा भंडार जमा नहीं किया है। यही वजह है कि बार बार हथियार के स्टॉक पर सवाल उठता है। दूसरी ओर रूस समंदर में लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, नेटो से अकेले निपट लेने वाली ताकत भी दिखा रहा है। यूक्रेन से बहुत दूर, लेकिन यूक्रेन के मददगारों के बेहद करीब। जंग की ऐसी तैयारी, ताकत की ऐसी नुमाइश जो साबित करता है कि रूस अभी कई साल तक और युद्ध लड़ सकता है। समंदर से दुश्मनों को मात देने का ऐसा अभ्यास जारी है, जिससे जाहिर हो रहा है कि रूस सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पश्चिम में मौजूद दुश्मनों को भी सबक सिखाने की तैयारी में है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बैरन सी में रूस ने अब एंटी सबमरीन शिप सेवरोमोर्ट्स को उतारा है। पनडुब्बियों का काल कहा जाने वाला ये शिप यहां युद्धाभ्यास करेगा। समंदर में ताकत बढ़ाने का ये रूस का नया कदम है। बैरन सी में रूस लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है। रूस की पैसिफिक फ्लीट भी युद्धाभ्यास कर रही है। जापान सागर में रूस की नेवल एक्सरसाइज का आज आखिरी दिन है। रूस ने 2 दिन पहले ही प्रशांत और अटलांटिक में नेवी की तैनाती को बढ़ाया है। आर्कटिक में भी रूस ने तैनाती बढ़ाई है। रूस की इन तैयारियों के बीच अब अमेरिका और नेटो का जोश बेहद लो दिख रहा है। अंदेशा क्या है, ये समझने के लिए कुछ लेटेस्ट खबरें जान लीजिए। एक दिन पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एक पूर्व अफसर ने दावा किया था
ये अमेरिका जेलेंस्की से दूरी बनाने पर विचार कर रहा है। जेलेंस्की अमेरिका की उम्मीदों पर पानी फेर चुके हैं। नेटो के प्लान्स को जेलेंस्की कामयाब नहीं बना सके। CIA के पूर्व अफसर के दावे को पुख्ता करने वाली अब एक और खबर 24 घंटे के भीतर ही आई है और ये रिपोर्ट नेटो महासचिव के बयान के हवाले से आई है। नेटो महासचिव के मुताबिक नेटो के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। हथियारों का स्टॉक बनाने के लिए मुहिम की जरूरत है। नेटो के हथियारों की फैक्ट्री को तेजी से काम करना होगा। जर्मनी ने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक दिया है। लेपर्ड टैंक से यूक्रेन की सेना को नई ताकत मिली और यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंस का प्लान तैयार किया। लेकिन हथियारों के मामले में जर्मनी की खुद की हालत कैसी है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के पास सिर्फ 20,000 बड़े विस्फोट वाले आर्टिलरी शेल बचे हैं। जर्मनी को सेना की जरूरत पूरी करने के लिए बजट बनाना होगा। जर्मनी को नए सिरे से गोला बारूद हासिल करने की रणनीति बनानी होगी। अमेरिका ने पिछले दिनों एक हफ्ते में 2 बार यूक्रेन के लिए पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देने जा रहा है। लेकिन अमेरिका की वेपन रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के डिमांड को पूरा करने और अमेरिका ने जो हथियारों का पैकेज बनाया है उसे देने में महीनों का वक्त लग सकता है। अमेरिका की वेपन रिपोर्ट के मुताबिक अब उसके पास इतने हथियार नहीं हैं कि बिना नए बनाए हुए उन्हें यूक्रेन को भेजा जा सके। इसीलिए अमेरिकी कंपनियों को भी बड़े ऑर्डर दिए गए हैं। एक तरफ अमेरिका और नेटो देशों को हथियारों का प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के हथियारों का भंडार खत्म नहीं हुआ है। रूस को नॉर्थ कोरिया भी हथियारों की सप्लाई देगा। चीन चोरी छिपे रूस को हथियारों की मदद कर रहा है। ईरान से भी लगातार ड्रोन की सप्लाई की जा रही है। पुतिन ने खुद एक इंटरव्यू में दावा किया था कि रूस के हथियारों का प्रोडक्शन 2.5 गुना बढ़ चुका है। जरूरी हथियारों का प्रोडक्शन तो 10 गुना तक बढ़ाया जा चुका है। रूस के रक्षा मंत्री लगातार हथियारों की फैक्ट्रियों का दौरा कर रहे हैं। रूस की सरकार हथियारों के प्रोडक्शन पर पैनी नजर रख रही है। अब सवाल यह है कि क्या हथियारों की कमी बताना सिर्फ एक बहाना है या नेटो यूक्रेन युद्ध से खुद को अलग करना चाहता है? क्या काउंटर ऑफेंस के बाद नेटो को यूक्रेन की हार तय नजर आ रही है? नेटो या अमेरिका क्या करने वाले हैं, इसका सबसे बड़ा सिग्नल बाइडेन ने खुद दिया था। बाइडेन ने पहले कहा था कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने वाली चुनौतियों को खत्म करेंगे, लेकिन अब बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाने में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और नेटो भले ही अब युद्ध से पीछे हट जाएं और ज़ेलेंस्की अकेले पड़ जाएं, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि यूक्रेन की ऐसी हालत भी नेटो की वजह से हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का ख्वाब दिखाया। काला सागर में नेटो के युद्धाभ्यास में यूक्रेन शामिल हुआ। ज़ेलेंस्की पुतिन की चेतावनी को नेटो के भरोसे अनसुना करते रहे। अमेरिका का मकसद रूस की सीमा के करीब नेटो की पहुंच को बनाना था। अब जरा इस मैप के जरिए समझिए। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा है। यूक्रेन के नेटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। देखिए रूस को नेटो कैसे घेर रहा है। लात्विया में नेटो सेना मौजूद है। एस्टोनिया, लिथुआनिया में भी नेटो की सेना है। पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया में नेटो का सैन्य बेस है। पुतिन ने नेटो की पहुंच यूक्रेन तक होने से बचाने के लिए युद्ध की शुरुआत की और यूक्रेन को नेटो की सदस्यता तक नहीं मिली। अब अमेरिका और नेटो साथ छोड़ने का भी सिग्नल दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन वॉर में ज़ेलेंस्की की आंख, नाक, कान और दिमाग माने जाने वाले सबसे बड़े खुफिया जनरल की मौत की खबरों के बाद रूस ने यूक्रेन की हार तय कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के मिसाइल हमलों में ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े रणनीतिकार और यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ की मौत का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की के कई बड़े जनरलों का पता नहीं चलने और नेटो के रणनीतिकार के भी मारे जाने की खबरों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पुतिन के लिए जीत का सायरन है और यूक्रेन के लिए क्लोजिंग राउंड? क्या पुतिन ने ले लिया क्रेमलिन अटैक का बदला? क्या रूसी हमले में मारे गए किरिलो बुदानोव?
क्या यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का चैप्टर हुआ क्लोज? क्या बुदानोव की मौत का मतलब यूक्रेन की हार? यूक्रेन के खुफिया प्रमुख की मौत, कितना सच, कितना सस्पेंस। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव की मौत की खबर को रूस अपने लिए बड़ी जीत बता रहा है। तो क्या युद्ध में यूक्रेन का खेल खत्म हो चुका है? क्या बुदानोव के साथ नेटो के रणनीतिकार भी मारे जा चुके हैं? आखिर रूसी मीडिया के हवाले से ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि यूक्रेन अपने खुफिया चीफ की मौत की खबरों को छिपा रहा है, ताकि उसके सैनिकों का हौसला न टूटे? रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव की मौत एक अंडरग्राउंड बंकर में अटैक के दौरान हो गई। यह हमला 29 मई को रूस ने कीव पर किया था, जिसमें यूक्रेन के रक्षा विभाग की इमारत का वो हिस्सा ध्वस्त हो गया जिसे यूक्रेन के सैन्य खुफिया हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। उनतीस मई को इसी हमले से शुरू हुआ यूक्रेन रूस की जंग का वो दौर जिसे मर्डर फेज कहा जाने लगा। इस हमले के बाद ही यह खुलासा हुआ कि रूस की हिट लिस्ट में यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव भी थे। दावे किए गए कि कीव की खुफिया बिल्डिंग पर जिस वक्त रूसी मिसाइल गिरी थी, उस समय इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव वहीं मौजूद थे। उस वक्त बुदानोव मिसाइल अटैक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद खबर आई कि बुदानोव की मौत हो गई। इसी खबर के बाद रूस के टॉप लीडर्स के नाम यूक्रेन के हिट लिस्ट में दर्ज होने की जानकारी बाहर आई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन की डिफेंस बिल्डिंग पर रूस का मिसाइल अटैक पहले से तय था? क्या रूस ने प्लानिंग के तहत यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव को टारगेट किया? क्या वाकई रूसी अटैक में बुदानोव की मौत हो चुकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूसी मीडिया के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। यूक्रेन के दो बड़े जनरल का अता पता नहीं है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव जून की शुरुआत से ही गायब हैं। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी पर भी सस्पेंस बना हुआ है। रूसी हमलों में जनरल वालेरी के घायल होने की खबर है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव का पता लगाने के लिए यूक्रेन की सरकार जुटी हुई है। रूसी सूत्रों ने दावा किया है कि बुदानोव को यूक्रेन के सैन्य खुफिया मुख्यालय पर टारगेटेड हमले के बाद कोमा में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उधर यूक्रेन का मानना है कि बुदानोव अभी जीवित है। रूसी मीडिया ने उनकी मौत की अफवाह जानबूझकर फैलाई है। यूक्रेन का मानना है कि रूसी मीडिया ऐसी खबरें फैलाकर यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल तोड़ना चाहती है। द टेलीग्राफ के हवाले से भी ये दावा किया गया है कि यूक्रेन के खुफिया प्रमुख बुदानोव के सहयोगियों ने उनके जीवित और स्वस्थ होने की जानकारी दी है। लेकिन इस दावे के समर्थन में यूक्रेन की तरफ से कोई पुख्ता सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है। ऐसे में बुदानोव की मौत को रूस अपने लिए बड़ी जीत की तरह पेश कर रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस बुदानोव की मौत की खबर को क्रेमलिन और क्रीमिया पर यूक्रेन के अटैक के जवाब में बदले की तरह दिखा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि रूसी जमीन पर हुए बड़े बड़े हमलों के पीछे बुदानोव का ही हाथ था, जिसमें क्रीमिया ब्रिज से लेकर क्रेमलिन अटैक के साथ साथ मकारोवा और मॉस्कोवा हमला भी शामिल था। बुदानोव यूक्रेन के रक्षा मंत्री भी बनाए जाने वाले थे। यूक्रेन के सबसे बड़े खुफिया अफसर बुदानोव यूक्रेन की सैन्य रणनीति को भी तय करते रहे हैं और उसके साथ ही यूक्रेन के हर सीक्रेट ऑपरेशन को वो लीड करते रहे हैं। उनकी मौत पर सस्पेंस बना हुआ है। सवाल है कि अपने सबसे बड़े इंटेलिजेंस अफसर और रणनीतिकार की मौत की खबरों से यूक्रेन अभी तक पर्दा क्यों नहीं उठा पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
चीन और अमेरिका के बीच काफी दिनों के बाद जब मुलाकात और बातचीत हुई तो दुनिया ने समझा कि ताइवान पर चीन का रुख बदल जाएगा। लेकिन चीन ने अमेरिका को भी धोखे में रखा और ताइवान के खिलाफ अपना बारूदी अभियान जारी रखा। ड्रैगन ने जहां बाइडेन के विरोधियों के साथ डील करके अमेरिका के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया है, वहीं वो ताइवान की घातक घेरेबंदी भी कर रहा है। देखिए ड्रैगन की फितरत का नया लेखा जोखा, जुबां पर दोस्ती और दिल में धोखा। अमेरिका के साथ चीन का छल युद्ध, अमेरिका से वादा, ताइवान की घेराबंदी। ताइवान पर फिर तिल मिलाया ड्रैगन। छलिया चीन ने एक बार फिर नया पैंतरा चला तो ताइवान पर खतरा बढ़ गया। ड्रैगन ने अपनी पुरानी फितरत दोहराते हुए अमेरिका को फिर धोखे में रखा। एक तरफ चीन ने अमेरिका के सामने यूक्रेन जंग के बीच रूस को खतरनाक हथियार नहीं देने का वादा किया तो दूसरी तरफ ताइवान की घेराबंदी फिर शुरू कर दी। जिस समय अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मुलाकात कर रहे थे और ताइवान पर अपनी नीति को साफ कर रहे थे, उसी दौरान जिनपिंग की सेना के एटमी बॉम्बर ताइवान की रैकी कर रहे थे। वो भी रात के अंधेरे में चीन बॉम्बर ताइवान की घेराबंदी का षड्यंत्र कर रहे थे। ब्लिंकन 2 दिन के चीन दौरे पर थे तो उन्होंने ताइवान को लेकर चीन को आश्वस्त किया कि इस मामले में अमेरिका वन चाइना नीति का समर्थन करता है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका ताइवान की आजादी का पैरोकार नहीं है। चीन मानता है कि ताइवान का मुद्दा उसके मूल हितों का केंद्र है। ये चीन अमेरिका संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबसे बड़ा जोखिम है। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। ड्रैगन ताइवान को मेनलैंड चाइना में मिलाने की कस्में भी खाता रहा है। एंटनी ब्लिंकन के साथ बातचीत के दौरान भी चीन वन चाइना की रट लगाए हुए था, लेकिन जब दूसरी तरफ ब्रिटेन ने ताइवान पर चीन की कमजोर नस को दबाया तो ड्रैगन तिलमिला उठा। रविवार को लंदन में चीनी दूतावास ने ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर टॉम तुगेदत और ताइवान के डिजिटल मंत्री के बीच हुई बैठक की निंदा की। चीन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उल्लंघन बताया। दरअसल ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने बुधवार को ब्रिटेन की यात्रा पर आए ताइवान के डिजिटल मामलों के मंत्री आंड्रे टैंग से मुलाकात की थी। इससे चीन तिलमिला उठा। चीन ताइवान के मंत्रियों की विदेशी यात्राओं और पश्चिमी नेताओं के ताइवान दौरे का कड़ा विरोध करता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री के चीन दौरे के बीच भी वो ताइवान के मामले को लेकर अमेरिका से आश्वासन चाहता रहा। जब एंटनी ब्लिंकन ने चीन के सामने ताइवान को लेकर अमेरिका का रुख साफ कर दिया तो चीन को भी दिखावे वाली कार्रवाई करनी थी। ड्रैगन ने वादा किया कि वो रूस को हथियार नहीं देगा, लेकिन ताइवान को उकसाने वाली कार्रवाई चीन ने जारी रखी। अमेरिका को चीन ने न सिर्फ ताइवान के मसले पर धोखा दिया, बल्कि चीन अमेरिका को घेरने की हर तरह से कोशिश भी कर रहा है। एक तरफ अमेरिका से झूठे वादे तो दूसरी तरफ चीन अब अमेरिका को लेकर आक्रामक भी हो चुका है। चीन जितना अंदरूनी मुसीबतों से घिरता जा रहा है, उतना ही वो अमेरिका के खिलाफ अभियान चला रहा है। चीन ने न सिर्फ अमेरिका के पड़ोसी देशों बल्कि दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागरीय देशों के साथ भी सैन्य सहयोग कर रखा है। चीन ने अमेरिका के मित्र देशों को भी घेरने की मुहिम शुरू कर दी है। अमेरिका को घेरने के लिए चीन ने हाल ही में उसके पड़ोसी और शीत युद्ध के उसके धुर विरोधी देश क्यूबा के साथ एक समझौता किया है। चीन ने क्यूबा में भी अपना ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा यह है कि अमेरिकी तटों से मात्र 90 मील की दूरी पर चीनी जासूसी उपकरणों के लगने से अमेरिकी जलपोतों की हर गतिविधि पर चीन की नजर होगी, जो अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 1912 में टाइटैनिक नाम का जहाज अटलांटिक सागर में डूब गया। टाइटैनिक को लेकर दावा किया जाता है कि उस दौर में टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक जहाज था। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खैर,
आज इस बात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए 18 जून को उत्तरी अटलांटिक सी में एक टूरिस्ट सबमरीन उतरी जो अब तक लापता है। बीते 2 दिनों से पड़ताल जारी है, लेकिन सबमरीन से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिला है और ना ही उसमें मौजूद एक पायलट और 4 टूरिस्ट का कोई जानकारी है। ऐसे में सवाल यह है कि 3800 मीटर की गहराई में कहां दफन हो गई ये टूरिस्ट सबमरीन। देखिए इस रिपोर्ट में। अटलांटिक महासागर में 3800 मीटर की गहराई में मौजूद टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए एक टूरिस्ट सबमरीन नीले समंदर में उतरी। ओशियन गेट नाम के इस सबमरीन में 4 टूरिस्ट सवार थे। इसके अलावा एक पायलट मौजूद था, लेकिन अटलांटिक महासागर में उतरने के करीब 1.25 घंटे बाद ही टूरिस्ट पनडुब्बी का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और फिर खबर आई कि टाइटैनिक मलबा दिखाने के लिए जो पनडुब्बी समंदर में उतरी वो अचानक गायब हो गई। बीते 2 दिनों से सबमरीन लापता है। ना ही सबमरीन की लोकेशन का पता चल पाया है और ना ही सबमरीन में मौजूद लोगों से किसी तरह का संपर्क हो पाया है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर टाइटैनिक मलबे को दिखाने वाली टूरिस्ट सबमरीन आखिर कहां मिसिंग हो गई? क्या नीले समंदर में इस सबमरीन की जल समाधि हो गई या फिर टाइटैनिक की तरह टूरिस्ट सबमरीन भी किसी हादसे का शिकार हो गई? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टूरिस्ट पनडुब्बी में सवार होने के लिए 4 लोगों ने करीब 2 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की थी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 4 टूरिस्ट में से एक ब्रिटेनी अरबपति हामिश हार्डिंग भी थे। बस फिर क्या, इस खबर के सामने आने के साथ ही हड़कंप मच गया। पनडुब्बी के डूबने की खबर फैलते ही अमेरिका और कनाडा ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 18 जून को सेंट जोन्स के न्यू फाउंडलैंड से टूरिस्ट सबमरीन समंदर में उतरी। सबमरीन को 640 किलोमीटर की दूरी तय कर मलबे तक पहुंचना था, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही सबमरीन का संपर्क टूट गया। कुछ इसी तरह टाइटैनिक का जहाज 10 अप्रैल 1912 को सफर पर निकला था और 14 से 15 अप्रैल को अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साल 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोजा गया था। टाइटैनिक का मलबा तो मिल गया, मगर 2 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है, अब तक टूरिस्ट सबमरीन का कोई सुराग नहीं मिला है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पनडुब्बी में सिर्फ 96 घंटे की ऑक्सीजन का स्टोरेज है। ऐसे में वक्त बीतने के साथ साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि यूएस और कनाडा की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें लगातार अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी की तलाश में जुटी हैं। सोनार बॉय तक भेजे गए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर तक को लगाया गया है, लेकिन अब तक टूरिस्ट पनडुब्बी से जुड़ा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।